मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देव भूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देव भूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। साथियों, आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं, और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपकी कंपनी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है, और आप उसका आकलन कर करके अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वॉट एनालिसिस करें तो क्या पाते हैं? हमें चारों तरफ एस्पिरेशंस, होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आपको आज देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिखेगी। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए
देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है, और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि कोरोना महासंकट और युद्धों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना वैक्सीन हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, भारत ने अपनी नीतियां, अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। उसी कारण आज भारत बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस मजबूती का फायदा उत्तराखंड समेत देश के हर राज्य को हो रहा है। साथियों, इन परिस्थितियों में उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर चार धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। यहां की सरकार हेली टैक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, ये रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होने वाली। आधुनिक कनेक्टिविटी
जीवन तो आसान बना ही रही है, ये बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं। और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। साथियों, पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानी हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप्ड पोटेंशियल है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है, इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। यहां नेचर, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ है। यहां योग, आयुर्वेद, तीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हर प्रकार की संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उन्हें अवसरों में बदलना, ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा
आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5,000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, वो ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी, इतना सामर्थ्य है। साथियों, बदलते हुए समय में आज भारत में भी परिवर्तन की एक तेज हवा चल रही है। बीते 10 वर्षों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो अभाव में थी, वंचित थी, वो असुविधाओं से जुड़ी है। अब वो उन सारी मुसीबतों से निकल करके सुविधाओं के साथ जुड़ रही है, नए अवसरों से जुड़ रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इन करोड़ों लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। आज भारत के भीतर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ आज न्यू मिडिल क्लास है जो गरीबी से बाहर निकल चुका है, जो नया नया गरीबी से बाहर निकला है वो अपने जरूरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास है जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति पर, अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है। इसलिए हमें भारत के मिडिल क्लास की पोटेंशियल को समझना होगा। उत्तराखंड में समाज की ये शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है। साथियों, मैं आज उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोकल हैं लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बर्तन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन वहां बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। भारत में तो हमारा विश्वकर्मा साथी ऐसे अनेक बेहतरीन प्रोडक्ट्स पारंपरिक रूप से बनाते हैं। हमें स्थानीय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्व को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा। और इसलिए ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आप लेके आए हैं, उसे मुझे एक व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है मेरे लिए। यहां बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद मेरे एक संकल्प के विषय में पता होगा, क्योंकि ये संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सीधा बेनिफिट शायद न दिखता हो, लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में
मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करना होगा। हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो। हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करे। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के सिद्धांत पर हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हमें अब इस पर फोकस करना है। केंद्र सरकार ने पीएलआई जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है। इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है। इसमें आप जैसे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोकल सप्लाई चेन को, हमारे एमएसएमईज को मजबूत करने का समय है। उस पर निवेश करने का समय है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फलां जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने झेला है। आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है, उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है। हम 15 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हर साल इंपोर्ट करते हैं। कोयला प्रधान देश होते हुए भी हम 4 लाख करोड़ का कोयला हर साल इंपोर्ट करते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में दलहन और तिलहन, इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अगर भारत दाल के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ये पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा। साथियों, आज हम न्यूट्रिशन के नाम पर, और मैं तो देखता हूं किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के यहां भोजन के लिए चले जाइए, उसके डाइनिंग टेबल पे भांति भांति की चीजें पैकेट पड़े होते विदेशों से आए हुए, और वो पैकेज फूड का इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं। जबकि हमारे देश, और उस पर लिख दिया कि प्रोटीन रिच है, खाना शुरू, आयरन रिच है खाना, कोई इंक्वायरी नहीं करता, बस लिखा है हो गया, और मेड इन फलाना देश है, बस मारो थप्पा। अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूड है जो कहीं अधिक न्यूट्रिशियस है। हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए। यही उत्तराखंड में ही ऐसे आयुष है
जुड़े ऑर्गेनाइज फल सब्जियां जुड़े उत्पादों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। एक किसानों और उद्यमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। पैकेज फूड के मार्केट में भी हमारी छोटी कंपनियों को, हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मैं समझता हूं कि आप सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथियों, भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए, भारत निवेशकों के लिए ये मैं समझता हूं अभूतपूर्व समय है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। स्थिर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टम, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म की मानसिकता और विकसित होने का आत्मविश्वास, ऐसा संयोग पहली बार बना है। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। मैं आपका आह्वान करूंगा, उत्तराखंड के साथ चलकर अपना भी विकास करिए और उत्तराखंड के विकास में भी सहयोगभागी जरूर बनिए। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे यहां सालों से एक कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं, नीतियों का फायदा उठाइए। सरकार नीति बनाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हर एक के लिए खुली होती है। जिसमें दम हो वो आ जाए मैदान में, फायदा उठा ले। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसे कुछ लौटाने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आइए इस पवित्र धरती की चरण माथे पर लेकर के चल पड़िए। आपकी विकास यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये इस भूमि के आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका संकल्प, आपका विश्वास हम सभी को प्रोत्साहित करता है कि अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम
भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। डिविनिटी और डेवलपमेंट वेड इन इंडिया। Honorable Finance Minister to reply. So thank you very much, Chairman Sir. What began as a short duration discussion on the economy, because of the interest which honorable members have shown, have lasted 3 half days, and 60 honorable members have spoken during this debate. And I'm indeed grateful for the various issues that have been discussed, and certainly some concerns and questions which have been raised. I'll try to address them. So even as I begin talking about the short duration discussion held in this House, I'm tempted to start the discussion from a mention outside the House first. Interestingly, it comes from a member of this House about the economy. Shri Jairam Ramesh had mentioned that in all probability there will be a discussion, something to the extent of saying we've been asking for these debates in the previous sessions, but the government has not been willing. We've never been hesitant about talking about the economy. In fact, every time there's been a request to discuss about issues, specific issues related to the economy or the larger one, we've always come in. I thought I'll just draw his attention, other than the usual budget discussions, budget speech discussions separate from the finance bill, we've always yielded. Economic situation in the country in November 2019 was a discussion held, and similarly prices of essential items 2nd August 2022 we had an elaborate discussion. So we've never hesitated to have discussion on the economy, and I thought I'll just put that record straight, sir. Sir, I'd like to begin by speaking about how the Indian economy fares in comparison to what is happening all over the world. Honorable members are aware that our second quarter growth has been very high. It's the highest in the world, and we continuously maintain that momentum of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and the fourth largest economies of the world contracted, sir. Germany contracted by 0.4% and Japan contracted by 2.1%. The other emerging economies, which are largely credited to be the engine of growth for the world as a whole, even emerging economies such as Vietnam grew by 5.33%, Malaysia by 3%, 3.3%, and Thailand by just about 1.5%. So when you compare all these developments around the world, and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. In just last 8 years, sir, India has become the 5th largest economy from being the 10th largest in 2014. So just in these last 8 years, we have reached the 5th largest in size. Sir, the activities are all across the economy. It's not as if one sector is doing well and on the back of that, because the temptation is to say that the services sector, particularly given the fact that the service sector in its software services and the newly coming in global capacity centers and so on, gives us the feeling, and also because the contribution of the service sector to the GDP is very high, touching almost 60%, there is a temptation to think, is this growth on the back of only one sector, whereas it's not. All sectors are growing and growing
significantly for us to notice it. So because of the Make in India program and also because of the Prime Minister's production-linked incentive schemes, the manufacturing sector is also now significantly contributing to the economy. The manufacturing sector has registered the highest growth of 13.9% in Q2 of this year. Now, if that is one other point that we would like to notice, there is this emphasis that I like to place on the Purchasing Managers Index. Manufacturing number itself is 13.9% growing, but the Purchasing Managers Index in November 23 was 56, which is in the expansionary territory. Now, PMI has been in the expansionary territory for more than 29 consecutive months. So the sustained growth of manufacturing is very indicated by that. Now, again, a comparison for the manufacturing sector is comparatively, if you're looking at the major economies, including that of the United States of America, Australia, Eurozone, Brazil, China, and South Korea, they have seen a contractionary manufacturing PMI. Let's not miss this point because all developed countries are all showing in their PMI, the Purchasing Managers Index, a contractionary terrain number. So just to highlight what I'm trying to say is I've mentioned that 29 consecutive months we have seen the PMI in India in the expansionary territory, whereas in those countries, USA inclusive, they are in the contractionary trend. Now, I'll just read the October and November 23 numbers. For USA, it is just 50 in October, 49.4 in October, and 49.4 in November 2023. Similarly, for Canada, 48.6, 47.7. Australia, 48.2, 47.7. South Korea, 49.8, November 23 is 50. So on, everyone, in fact, the Eurozone collectively, 43.1, 44.3. So on, China's is 50.7 and 49.5. When I bring in China, I know I'm consciously bringing in knowing that it's a larger economy, we are not matching up to them on many scores. But the index today, this is how it is. They're all in the contractionary territory, whereas we are moving forward. So overall, manufacturing. Now, what about exports? Overall exports in October 2023 rose by 9.43% year on year to US dollars 62.26 billions. So exports are also showing very clearly a sign to say that in spite of the consumption and also the demand coming down in the Western economies, our export is showing a growth. WTO halved the world's merchandise trade numbers. They said it's going to come down in 2023, and they said it'll come down to 0.8%. India's merchandise exports in the same time has increased by 6.21% to 33.57 billion in October. So WTO tells you that everywhere it's going to come down to the level of 0.8%, whereas Indian merchandise export is going up, and it's gone up to 6.21%. Last year, sir, India was the world's second largest mobile phone manufacturer. We've exported $10 billion worth of mobile phones in 22-23. Now, passenger vehicles is very important. It's not the luxury item, it's a passenger vehicle. Middle class buys them. The export of passenger vehicles and commercial vehicles from India to many countries has increased. PV exports, therefore, increased by 15% to 6.62 lakh units in the year 22-23, compared to 5.77 lakh units in 21-22. Sir, as per the BCG report, made in India products are now seen increasingly. They're visible
in the American supermarkets. Is that an indicator? Maybe not, maybe yes, but we can just gauge what is happening. In the American supermarkets, made in India products are now being increasingly seen in the shelves, while US goods imports from China have declined by 10% from 2018 to 2022. They rose by 44% from India during 18 to 20. Decline in 10% from China goods, whereas what we are exporting merchandise, goods from India, has gone up by 44% to the US. All this is also indicative of the fact that the net direct tax collection is going up. Till November 9th, 10.60 lakh crore has been collected, 21.82% increase year on year. GST collection is now almost on a monthly average stabilized at 1.6 lakh crores. Last month alone, it grew by 15%. E-way bills, very clear indicator of economy being in a positive territory. E-way bills generation has hit another record, and that is highest record till now, October to 2023. It crossed 10 crores for the first time since its introduction, surpassing the previous high of 9.34 crores in August 2023. So 10 crores in October, e-way bill generation. CapEx is a very important thing because we from the government for the last 3 to 4 years have been increasing the public expenditure on capital asset creation. States CapEx also grew in this period. I recognize that. It grew by 74.3% year on year in the quarter ending the first quarter of FY24. And that is largely because 50-year interest-free loans are being given to the states from the center, and that special assistance, which is 50-year interest-free, sir, we have released 1.3 lakh crores. We've made a provision of 1.3 lakh crores in the budget of 23-24. So that is also making states spend a lot more in their capital account so that capital expenditure, infrastructure building gets a priority. All this has been recognized by even some of the global media who normally don't write much in appreciation of what is happening in India. But I would like to say that I'm sure the honorable members would have read the Wall Street Journal, S&P ratings, Bloomberg, all of whom, while speaking very well about the Indian economy, refer to the reform measures undertaken by the Honorable PM, taking his name. I would like to say this. Prime Minister Narendra Modi's efforts, this is quote, Prime Minister Narendra Modi's efforts to outrun China and transform India's economic model into one driven by manufacturing rather than consumption are creating a tailwind for infrastructure and heavy industry companies. So this observation coming from media houses, particularly those who observe the Indian economy at this time, surely gives the feeling that it is all across the board, the development, the kind of buzz which is around the economy. There can always be some points which I'll certainly come to, some honorable members raising issue of, it's actually not reaching some parts of the ground, water is not reaching, or this is not reaching. I'll come to addressing that. But the point on which all of us can take immense pride is something which I list out very quickly. I'm not going to spend much of our time. Where have we reached the topmost position in the world? Where are we in the second position? Where are we in the third position? I'll just list out those items and we'll know that this is across the board for all of us to feel extremely proud of, because this is an achievement the people of India are contributing towards this country. So India is the world's largest producer of milk, largest producer of pulses, dalhan, largest producer of jute, largest producer of sugar, real-time digital payments, largest number happen in India.
India is also the second largest production of rice, of wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruits, cotton, aquaculture, which is inclusive of seaweeds and lotus and so on, and also the marine products. So India is the second largest. Now, second largest again, manufacturer of mobile phones, producer of crude steel. In 2022 alone, sir, India alone registered an increase in production, while Japan, China, Russia, and US all witnessed a drop. They are the major producers. They see a drop in production, and we see not only see a growth, but we've reached the second largest producer status. Coal producer, second largest. Aluminium producer, second largest. And also, India is the second sought after manufacturing destination globally, and this is because of a research which comes from Cushman and Wakefield. So the third position, I'll stop with the third, but then, and also one more on the fourth. Third position, so India has reached the third position in being the biggest producer of fish and fish products, fish related products. 8